Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today's topic is how to file VAT return in UK. जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लिया, जब आपने अपनी कंपनी यानी कि LTD कंपनी UK में रजिस्टर कर ली, तो फिर सेवरल ऑप्शन के लिए आपको वैट की ज़रूरत पड़ती है। जब आपने होलसेल से कोई इन्वेंट्री परचेज़ करनी है या आपने किसी सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज़ करनी है या आपने अमेज़ोन में अपने ऑटो इनवॉइस या और जितनी भी फैसिलिटीज़ है जो वैट रजिस्टर होते हैं उसको आपने अवेल करना है, तो उसके लिए फिर आपको वैट रजिस्टर होना पड़ता है। जब आपने अपने आप को वैट रजिस्टर कर लिया है, जो कि हम थ्रेशोल्ड के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर करते हैं। पहले सिनेरियो में ये है कि हमने वैट रजिस्टर नहीं किया, हम वहाँ पर वैट एग्जम्प्ट हो गए। दूसरे सिनेरियो में ये है कि जब हमारी थ्रेशोल्ड 85,000 के थ्रेशोल्ड की लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो फिर हम 7.5 के ऊपर यानी कि फ्लैट रेट स्कीम के ऊपर हम वैट को रजिस्टर करते हैं। 2,30,000 पाउंड के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है, तो फिर हम 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर करते हैं। यानी कि हमने अपने वैट को रजिस्टर कर लिया। अब हमें वैट रिटर्न यानी कि वैट की फ़ाइलिंग वहाँ पर करनी पड़ती है, और ये हम क्वार्टरली तौर पर वहाँ पर फाइलिंग करते हैं। जब भी आपने अपने वैट की फ़ाइलिंग करनी है, तो आप यही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अकाउंटेंट के थ्रू करें, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है। तो वैसे मैं आपको सारे प्रोसेस गो थ्रू करा दूँगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या साइंस होती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसके अंदर, तो क्या मेथड अपनाया जाता है, तो वो मैं आपको बेसिक समझा दूँगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ को डिस्कस करेंगे कि वैट जब हमने फ़ाइल करना है तो उसमें किस तरह हम अपने वैट स्कीम के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करते हैं, और साथ हम प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने सिनेरियो में, ताकि हम हर चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद ही अपने वैट की भी फाइलिंग करें और अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी वहाँ पर सेट करें। जी, तो दो तरह के वैट होते हैं। ये आपको वैसे ही समझाने के लिए मैंने इधर लिखा है कि टाइप्स वैट। वैसे जो टाइप्स ऑफ वैट है वो एक तो है कि 0% यानी कि आपने वैट रजिस्टर नहीं किया, दूसरा है कि फ्लैट रेट स्कीम यानी कि 7.5 के ऊपर रजिस्टर किया, तीसरा 20% के ऊपर। ये वैट की टाइप्स है, मगर समझाने के लिए आपको, ताकि इस सारे प्रोसेस को आप केयरफुली समझ सके, हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया इस टाइप्स के हिसाब से। यानी कि एक इनपुट वैट होता है, एक आउटपुट वैट होता है। ये दोनों वैट कौन से होते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डिटेल से बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप फर्दर से चेक कर सकते हैं कि इनपुट वैट क्या है और आउटपुट वैट क्या है। मगर इधर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ कि इनपुट वैट वो है जो आपने अपने परचेजेस के ऊपर देना पड़ता है। जब आपने कोई भी इन्वेंट्री सप्लायर से, होलसेलर से, ब्रांड से या किसी भी जगह से आपने अपनी इन्वेंट्री को परचेज़ किया, तो उसके ऊपर जो आपको वैट देना पड़ता है उसको इनपुट वैट कहते हैं। और आउटपुट वैट वो है जो आप अपनी सेल्स के ऊपर अपने बाहर से कलेक्ट करके आप HMRC को सबमिट करते हैं, उस वैट को हम आउटपुट वैट कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दो सिनेरियो में, यानी कि इसकी टाइप्स में। एक तो है 20%, दूसरा है 7.5%, और ये फर्स्ट ईयर में आपको 6.5% होगा। आगे जितने भी सैलरीज है उसके अंदर पे वो 7.5% आपको वैट फाइल करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरह हम वैट को कैलकुलेट करते हैं, तो उसके हिसाब से ही हम HMRC को कौन सा वैट हमने फ़ाइल करना होता है। हम अपनी सारी सेलिंग प्राइस के हिसाब से उस सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करेंगे। मैंने इधर वैसे ही एग्जांपल के तौर पर अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो मैंने 25 पाउंड मैंने सेट कर दी है, और जो हम 20% वैट के ऊपर रजिस्टर। पहले हम बात करेंगे 20% वैट स्कीम के ऊपर हम कौन से वैट की कैलकुलेशन करने के बाद वैट को फाइल करते हैं। हम यहाँ पर 20% वैट रजिस्टर है, उसके बाद फिर हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो 25% है, और इसमें जो हमारा आउटपुट वैट होगा, जो कि हमने 25% के ऊपर जो आउटपुट वैट है वो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। आउटपुट वैट क्या है, जो हमने अपनी सेल्स के ऊपर वहाँ से अपने बायर से कलेक्ट करनी होती है।
क्योंकि हम 20% के ऊपर अपने आप को वैट रजिस्टर किया हुआ है, इसलिए हम अपने बायर से हम 20% के हिसाब से अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर वो इंक्लूड करेंगे। इधर हम जो हमारा आउटपुट वैट है वो हमारा इधर जो सेलिंग प्राइस आ गई, सेलिंग प्राइस के बाद फिर इसका 20% जो हमने वैट अपने बायर से परचेज़ करना है। तो इधर 25 को हमने 20% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसका परसेंटेज को ख़त्म किया तो फिर 0.2 आ गया। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, यानी कि 5 हमारा आउटपुट वैट होगा, जो कि 25% का जो आउटपुट वैट है वो हमारा होगा 5 पाउंड। तो ये हमने अपनी प्राइस के अंदर इंक्लूड करना है, क्योंकि हम अपनी प्राइस के अंदर इसको इंक्लूड करके हम अपने बायर से वो इनपुट वैट लेंगे और हम वहाँ पर HMRC को वो फाइल करेंगे। हमारी एक्चुअल प्राइस हो हमारी 25% है सेलिंग प्राइस, क्योंकि हमने वैट रजिस्टर की, हम अपने बायर से वैट लेकर हम HMRC को हम वो सबमिट करेंगे जब हम अपने वैट की फाइलिंग करनी है। तो इधर हमारा जो हमारी फिर टोटल जो सेलिंग प्राइस वो यही होगी कि 25% जो हमारी एक्चुअल प्राइस वो है और 5% हम जो हमारा आउटपुट वैट है ये वाला, ये आउटपुट वैट जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो फिर हमारा 30 पाउंड यानी कि टोटल प्राइस हो जाएगी, जो कि आउटपुट वैट इंक्लूड करने के बाद होगी। तो मैं आगे ये डिस्कस करूँगा कि हमने आउटपुट वैट और इनपुट वैट के सिनेरियो में जब हमने 20% के ऊपर अपने आप को वैट रजिस्टर किया तो कौन सी प्राइस हमने HMRC को देनी है, यानी कि कौन सी कैलकुलेशन करनी है। ये तो हमारा हो गया आउटपुट वैट इंक्लूड हमारी सेलिंग प्राइस। तो अब हम बात करते हैं कि इनपुट वैट, जो कि हमने 20% वैट के ऊपर जब हम रजिस्टर है तो उसके सिनेरियो में इनपुट वैट क्या है। इनपुट वैट वो है जब भी हमने किसी सप्लायर से इन्वेंट्री लेनी है या कोई भी हमने परचेजिंग करनी है, उसके ऊपर हमने जो भी वैट देना होता है उसको हम इनपुट वैट कहते हैं। और वो हम वहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट्स की प्राइस के हिसाब से वहाँ पर हम इनपुट वैट देते हैं। जिस भी प्राइस से हमने अपने सप्लायर से वो इन्वेंट्री परचेज़ करनी है या प्रोडक्ट्स कोई भी परचेज़ करना, हम उसके हिसाब से वहाँ पर इनपुट वैट हमें उन्हें देना पड़ता है। क्योंकि जो हमारे सप्लायर्स है वो भी वैट रजिस्टर होते हैं और वो वैट हमसे चार्ज करते हैं। हम उनके लिए बायर होते हैं, वो हमसे आउटपुट वैट चार्ज करते हैं और वो HMRC को पे करते हैं, और जो हम उनको वैट देते हैं तो वो हम इनपुट वैट देते हैं। हम अपने जो बायर हैं हम उनसे जो वैट लेते हैं वो हमारा आउटपुट होता है, मगर सप्लायर जो हमसे वैट लेते हैं वो उनके सिनेरियो में वो हमसे आउटपुट वैट लेते हैं। तो इधर फॉर एग्जांपल हमने जो कोई भी प्रोडक्ट्स हमने परचेज़ किया, चाहे हमने इन्वेंट्री 50 यूनिट की ली है, 100 यूनिट की ली है, जितने भी हमने प्रोडक्ट्स वहाँ से लिए है, जो फी प्रोडक्ट यानी कि पर प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो 5 पाउंड है। तो 5 पाउंड जो कि हमने सप्लायर से, ब्रांड से, किसी भी होलसेलर से हमने वो इन्वेंट्री परचेज़ की, तो उसके ऊपर जो हमने वैट देना अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर, तो वो मैंने इधर एग्जांपल के तौर पर लिख दिया कि हमने 5 पाउंड एक प्रोडक्ट की प्राइस जो कि हमने सप्लायर से ली है और उसके ऊपर हमने अपना वैट जो इनपुट वैट वो कौन सा देना है। और वो एक फार्मूला है, जितनी भी आपकी बाइंग प्राइस होगी, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट्स ख़रीदा है 5 पाउंड में, तो इधर अगर आपका एक्चुअल प्राइस जो आपने परचेज़ की है, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है, अगर आपकी प्राइस होगी 10 पाउंड 20 पाउंड, जितनी भी प्राइस आपकी होगी जो कि आप अपने सप्लायर से जब इन्वेंट्री लेंगे उसको आप सिंपली 6 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। यानी कि जितनी भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस होगी, एक्चुअल प्राइस जो आप अपने सप्लायर से लेंगे उसको आप 6 के ऊपर डिवाइड कर दें, तो जो भी अमाउंट आपके सामने आएगी वो आपका इनपुट वैट होगा। ये फार्मूला किस तरह वर्क करता है इसकी भी मैं कैलकुलेशन आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हाउ टू वर्क डिवाइड बाय 6 फार्मूला, कि ये डिवाइड बाय 6 फार्मूला किस तरह वर्क करता है। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो 5 पाउंड है, 5 पाउंड से आपने 0.83 आपने यहाँ इससे माइनस कर दिया, और ये कौन सी प्राइस है, ये आपकी इनपुट प्राइस है जो कि सप्लायर आपसे वो चार्ज करता है। यानी कि माइनस करने से आपके पास वो प्राइस आ जाएगी जो कि वैट के बगैर होगी। यानी कि आपके एक प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है वैट के बगैर वो 4.17 है,
जो कि वैट इनपुट वैट इसके अंदर इंक्लूड करने के बाद वो 5 पाउंड हो जाती है। यानी कि ये हमारे लिए इनपुट वैट है, मगर ये सप्लायर के लिए आउटपुट वैट है। और ये इसके अंदर जब हम माइनस कर दें, जैसे कि इधर मैं अपने सिनेरियो में इधर दिखाता हूँ, हमारी जो एक्चुअल प्राइस है वो तो हमारी 25 है, मगर हमने अपना जो आउटपुट वैट है वो इसके अंदर ये इंक्लूड करके, यानी कि इसके अंदर जमा करके हमने इसको 30 बना दिया है। तो इसी तरह वो सप्लायर भी हमसे ये प्राइस चार्ज करके वो हमारी जो ये एक्चुअल प्राइस होती है प्रोडक्ट्स की, इसके अंदर वो सम करके वो ही प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग प्राइस वो सेट करता है। तो इसको माइनस करने के बाद ये हमारी जो एक्चुअल प्राइस आ गई वैट के बगैर एक प्रोडक्ट की। तो अब हम सप्लायर के सिनेरियो में बात करेंगे कि सप्लायर इसके ऊपर किस तरह 20% वैट चार्ज करेगा। इसको वो 20% के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि इसका 20% निकाल के वो इसके अंदर इंक्लूड करके आपसे वो चार्ज करेगा। तो जब इसने इसका परसेंटेज को ख़त्म किया तो 0.2 आ जाएगा, और फिर इसके साथ वो मल्टीप्लाई करेगा 0.83 आ जाएगा, जो कि हमारी एक्चुअल इनपुट वैट होगा। और ये सप्लायर के लिए आउटपुट वैट है। यानी कि आपको आई थिंक समझ आ चुकी होगी कि किस तरह ये डिवाइड बाय 6 फार्मूला वर्क करता है। ये वही प्राइस आपको शो करता है जो कि सप्लायर आपसे आउटपुट वैट अपने सिनेरियो में और हमारे सिनेरियो में इनपुट वैट वो हमसे चार्ज करते हैं। तो इस तरह फिर आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अब हमारे पास आउटपुट वैट और इनपुट वैट आ गई हमारे अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से। तो हमने HMRC को कौन सी वैट फाइल करनी है, वो हम कौन सी कैलकुलेशन करेंगे। हमारी जो आउटपुट वैट है, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स की आउटपुट वैट है, उसको हम माइनस करेंगे इनपुट वैट। यानी कि ये हमारी आउटपुट वैट है, ये मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। 5 पाउंड आपकी होगी आउटपुट वैट और इनपुट आपकी होगी 0.83, ये आपकी इनपुट वैट होगी। तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, यानी कि आउटपुट वैट माइनस इनपुट वैट, तो फिर जो प्राइस आपके सामने आएगी वो आप HMRC को पे करेंगे। यानी कि 5 आपकी आ गई आउटपुट वैट और 0.83 आ गई आपकी इनपुट वैट। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर उसके बाद 4.17 आपकी वो पे आ जाएगी, वो वैट आ जाएगा जो आपने HMRC को पे करना है। ये पेएबल है। जब आप वैट रजिस्टर हो गए तो फिर आपने अपने वैट को फाइल करना होता है, जो कि आप क्वार्टरली तौर पर फाइल करते हैं। और 20% के सिनेरियो में आप अपने प्राइस के हिसाब से, जो आपने प्राइस सेलिंग प्राइस और जो आपने सप्लायर से कोई भी इन्वेंट्री आपने परचेज़ करनी है, उसकी जो परचेजिंग प्राइस, उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करने के बाद ये जो वैट आपके सामने आएगा, ये आप अपने सिनेरियो में एक प्रोडक्ट के हिसाब से आप HMRC को पे करेंगे। और इसी तरह आप अपने ऑर्डर के हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, और वो भी आप अपने क्वार्टर के हिसाब से करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर भी डिटेल से डिस्कस कर लूँगा कि किस तरह हम क्वार्टरली तौर पर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये मैंने एक प्रोडक्ट्स के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन आपको दिखाई है कि अगर हम एक इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स की हम कैलकुलेशन करें तो कौन सा वैट हमने HMRC को पे करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 20% के सिनेरियो में। मैं इधर लिख भी देता हूँ 20% के सिनेरियो में ये हम HMRC को हम पे। और ये हमने जो HMRC को जो 4.17 हमने पे करना है वैट, वो हम किस तरह करेंगे, क्योंकि हमने, और ये अमाउंट किस तरह है, क्योंकि दोनों वैट तो हमने HMRC को देने हैं, मगर जब आप 20% के ऊपर अपने आप को वैट रजिस्टर कर लेते हैं तो फिर आप इनपुट वैट को क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आपने जब 20% के ऊपर वैट को रजिस्टर कर लिया तो उस सिनेरियो में आप अपना इनपुट वैट उसको आप क्लेम कर सकते हैं। इसलिए हमने आउटपुट वैट से अपना इनपुट वैट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आ गई वो हमने HMRC को देनी है। अगर हम 7.5% के सिनेरियो में बात करें तो उसके सिनेरियो में हमने आउटपुट और इनपुट वैट दोनों देना होता है, क्योंकि उसके अंदर हम उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं।
7.5% के ऊपर किसी भी जगह पर आप अपने वैट को क्लेम नहीं कर सकते। आपको उस सिनेरियो के हिसाब से आपको वैट देना पड़ता है। जब आप 20% के ऊपर वैट रजिस्टर कर लेते हैं तो फिर बहुत सी जगह पर आप अपने वैट को क्लेम कर सकते हैं। इनपुट वैट के सिनेरियो में आप अपने सप्लायर से जो वैट इनपुट कर चार्ज करते हैं, यानी कि आप देते हैं, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। आप अपने अमेज़ोन की फीसिस के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। आप उसके बाद जब आपकी इन्वेंट्री आउट ऑफ यूके से आती है तो उसके ऊपर आप वैट को क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 20% के ऊपर आप अपने वैट को क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्राइस है ये तो हमने अपने सप्लायर को ऑलरेडी दी होती है, और ये जो हमने प्राइस अपने बायर से लेनी होती है उस प्राइस में से, यानी कि ये भी वैट हमने देना होता है। ये जो हम 0.83 है ना, ये यानी कि आउटपुट वैट इनपुट वैट से ये हम इसको माइनस करेंगे, यानी कि जो सप्लाई से हमने कोई भी अपना वैट चार्ज किया आउटपुट वैट की शक्ल में, उसमें वो माइनस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये वैट अपने सप्लायर्स को दिया होता है। जब हमने वैट रजिस्टर करिए तो फिर हम क्यों वैट देंगे? हम तो वो वैट अपने बायर से लेंगे, मगर बायर को देने से पहले हमने अपने सप्लायर से प्रोडक्ट्स तो लेने होते हैं, तो वो सप्लायर भी वैट रजिस्टर होता है, तो वो सप्लायर हमसे वो वैट चार्ज कर लेता है हमारा वो प्रोडक्ट सेल होने से पहले। यानी कि हमने इन्वेंट्री अपनी ले ली, यानी कि उसको हमने सेलिंग पीरियड में अभी नहीं लाए, मगर वो इन्वेंट्री परचेज़ करने के ऊपर सप्लायर हमसे तो वैट चार्ज करेगा ही करेगा, क्योंकि वो खुद वैट रजिस्टर होते हैं, तो वो हमने उनको दे दी। मगर जब हम अपने उस इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो हम भी वैट रजिस्टर हैं, तो हम अपने बायर से उस वैट को वहाँ से लेंगे और उसमें से हम वो माइनस कर देंगे जो कि हमने अपने सप्लायर को दिया होता है। यानी कि हमने तो वो पहले ही दिया है अपनी सेल होने के पहले से ही, यानी कि हमने अपने जो सेलिंग इन्वेंट्री करनी है उससे पहले ही हमने वो वैट दिया होता है। मगर जब हम वो बाद में हम वो वैट लेते हैं अपने बायर से, तो फिर हम वो वाला जो हमने पहले सप्लायर को दिया था तो हम उससे माइनस कर लेंगे, क्योंकि हम 20% के ऊपर हैं, तो वो हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने वो दिया हुआ है जो हमने सप्लायर को दिया हुआ। तो हम वो अपने बायर से वो माइनस करने के बाद जो वैट पीछे बचेगा वो हम आपको, यानी कि HMRC को वो पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम 20% के ऊपर वैट रजिस्टर है, इसलिए हम उसको क्लेम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसलिए मैं आपको बहुत स्लोली आपको समझा रहा हूँ कि हर बंदा इसको इजीली समझ सके। आई होप आप इस पॉइंट को इजीली समझ चुके होंगे। तो अब हम बात करते हैं फ्लैट रेट स्कीम, यानी कि 7.5% के सिनेरियो में 7.5% के ऊपर आपने वैट देना ही देना है, क्योंकि आप यहाँ पर वैट क्लेम नहीं कर सकते। जितना भी वैट आपको बनेगा आपने उसको देना ही देना है। आउटपुट वैट के सिनेरियो में आप उसको क्लेम कर ही नहीं सकते, वो आप तभी कर सकते हैं जब आप 20% के ऊपर अपने आप को वैट रजिस्टर करवाएंगे। अगर आप 7.5 के ऊपर हैं तो फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपकी जो 7.5 के सिनेरियो में सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी, उसके बाद फिर आपका ये 7.5% वैट आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस आपकी 30 होगी, जो कि मैंने ऊपर आपको दिखाया भी है। उसके बाद फिर आप अपने वैट को साथ अटैच करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका कितना आपको वैट बनता है 7.5 के सिनेरियो में। तो जब हम इसका परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो फिर हमारे पास 0.075 आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो जब आप अपनी सेलिंग प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 पाउंड आप वैट देंगे 7.5% के सिनेरियो में, जो कि आप अपने HMRC को देंगे। यहाँ पर आपको इनपुट वैट तो देना ही देना है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर आपको वो कैलकुलेशन नहीं दिखाई, क्योंकि जितनी भी सप्लायर आपसे वैट चार्ज करेगा 7.5 के ऊपर वो आपको देना ही पड़ेगा, और आप अपने बायर से 7.5% के हिसाब से आप वहाँ पर वैट चार्ज करेंगे, और वैट चार्ज करने के बाद फिर आप अपने HMRC को वो पे करेंगे।
और जब आपने अपना 7.5 के ऊपर भी वैट रजिस्टर की कैलकुलेशन कर ली और 20% के ऊपर वैट की भी कैलकुलेशन कर ली, तो उसके बाद फिर हम प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट के सिनेरियो में हम कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र देखेंगे, ताकि हमने जब कोई भी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है तो फिर हम उन सारी प्राइजेज़ को उस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर इंक्लूड करके अपने प्रॉफिट मार्जिन निकाले कि आया जो हमने प्रोडक्ट्स हंट की है वो हमारे लिए सूटेबल है भी है कि नहीं। तो इधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले हम बात कर लेते हैं मेन स्कीम, यानी कि हम 20% के सिनेरियो में बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन को। तो इधर हमारी जो पहले आएगी सेलिंग प्राइस के अंदर से हम अपने जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि प्रोडक्ट जब हमने बाय किया वो वाली प्राइस, और उसके बाद जो हमने HMRC को वैट देना है, यानी कि हमारी जितनी भी सेलिंग प्राइस होती है हम उसके अंदर से अपनी कॉस्ट जो हमने प्रोडक्ट्स को बाय किया वो हम माइनस कर देंगे, जो हमने HMRC को पे करना है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद अमेज़ोन की FBA फीस, सारी चीज़ों को हम वहाँ पर माइनस कर देंगे। मगर मैं इधर आपको जस्ट कैलकुलेशन के सिनेरियो से आपको समझा रहा हूँ। आप यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो आपने परचेज़ की वो वाली प्राइस, और जो आपने वैट HMRC को दिया वो आप माइनस कर लें। मगर ये मैंने जस्ट इन दोनों प्राइसों को माइनस करके यहाँ पर आपकी प्रॉफिट मार्जिन निकाला, जो कि 20.83 पाउंड आपका जो प्रॉफिट होगा। मगर ये दूसरी जितनी भी कॉस्ट है, जैसे अमेज़ोन FBA फ़ीस, वेयर हाउस की फ़ीस, जितनी भी और आपकी सेवरल फीसिस है वो उसके अलावा ये आपके पास होगी। और वो जितनी भी फीसिस है उसकी भी आप कैलकुलेशन कर लें कि आपसे अमेज़ोन कितनी फ़ीस चार्ज करेगा, आपसे वेयर हाउस की कितनी फ़ीस है, शिपिंग की, हर चीज़ की आप वहाँ पर कैलकुलेशन करके आप इससे माइनस कर लें। उसके बाद फिर आपको वो प्रॉफिट आपके सामने आ जाएगा कि मेरी इतनी अमाउंट एक प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगी सारे एक्सपेंसेस डाल के, और इतने प्रॉफिट मार्जिन मुझे बचेगा। फिर आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं कि इतना परसेंटेज आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्लैट रेट स्कीम की, यानी कि 7.5 के ऊपर हमने किस तरह प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। तो इधर हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, उसके बाद फिर कॉस्ट प्राइस आ जाएगी जो कि हमने अपने सप्लायर से ली है। तो उसके बाद वो पे आ जाएगा जो हमने HMRC को हमने वैट पे करना है, यानी कि 7.5 के सिनेरियो में इधर हमारा 2.25 आया था, तो वो हमने इधर पुट कर दिया। उसके बाद हमारा जो हमने एग्जांपल के तौर पर अपने सप्लायर से जो प्रोडक्ट्स लिया है वो हमने उसकी कॉस्ट यहाँ पर लगा दी, और इधर हमने अपनी सेलिंग प्राइस की लगा दी। तो इन दोनों को हमने माइनस कर दिया इस सेलिंग प्राइस से। तो हमारे पास 22.75 पाउंड हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये हमारी कौन सी प्राइस है, जो कि दूसरी जो अदर कॉस्ट है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुई। मैंने पहले भी बताया, यानी कि अमेज़ोन की फ़ीस, सेवरल और जितनी भी फीसिस आपको पे करनी पड़ती है वो भी आप कैलकुलेशन करके इससे माइनस करके आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर आप उस प्रोडक्ट की अच्छी तरह आप कैलकुलेशन करने के बाद ही आप सेलेक्ट करें और उसको लॉन्च करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में वैसे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, मगर जब आप एक दो बार इसको देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये इसकी समझ आ जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।